सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। द ड्रग्स, मेडिसिन्स और एजेंट्स दैट आर यूज्ड इन द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ मलेरिया आर कॉल्ड एज एंटी मलेरियल एजेंट्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन्स या फिर ऐसे एजेंट्स जिनका इस्तेमाल मलेरिया के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर के लिए किया जाता है, ऐसे ही टाइप के एजेंट्स को एंटी मलेरियल एजेंट्स बोलते हैं। किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट्स द्वारा हो जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी मलेरियल एजेंट्स टोटल 8 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है सिंकोना अल्कोलॉइड्स, इसके एग्जांपल है क्विनिन। इसके बाद है 4 अमीनो क्विनोलिन्स, इसके एग्जांपल है क्लोरोक्विन एंड अमोडायाक्विन। इसके बाद है 8 अमीनो क्विनोलिन्स, इसके एग्जांपल है प्रीमाक्विन। इसके बाद है एक्रिडिन डेरिवेटिव्स एंड इसके एग्जांपल है मेपाक्रिन। इसके बाद आते हैं बाइगुआनाइड्स और इसके एग्जांपल है प्रोगुआनिल। इसके बाद है डाई अमीनो पायरिमिडीन्स, इसके एग्जांपल है पायरीमिथामाइन। इसके बाद है क्विनोलिन मिथानॉल, इसके एग्जांपल है मेफ्लोक्विन। लास्ट है मिसिलिनियस ड्रग्स, इसके एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम डोजेस ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी मलेरियल एजेंट्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का इनिशियल डोज होता है 1 ग्राम और बाद में इसका डोज हो जाता है 500 मिलीग्राम, जिसको हर 6 घंटे में एक बार ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। इसके बाद है क्विनिन। क्विनिन का नॉर्मल डोज होता है 300 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम और इसको भी ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। इसके बाद है प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन का नॉर्मल डोज होता है 15 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन का भी इनिशियल डोज होता है 750 मिलीग्राम और इसका बाद में डोज होता है 500 मिलीग्राम, जिसको हर 6 से 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। लास्ट है पायरीमिथामाइन। पायरीमिथामाइन का नॉर्मल डोज होता है 25 मिलीग्राम और इसको डेली दिन में एक बार ओरल रूट द्वारा लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी मलेरियल एजेंट्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से कंडीशन एंड डिजीज को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। क्लोरोक्विन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विन का इस्तेमाल मलेरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। मेफ्लोक्विन इज यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस एज वेल एज ट्रीटमेंट में मेफ्लोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। क्विनिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया को ठीक करने के लिए क्विनिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोक्विन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटिक अमीबियासिस। हिपैटिक अमीबियासिस को ठीक करने के लिए क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोक्विन इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए भी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस या फिर यूजेस ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान एंटी मलेरियल एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एंटी मलेरियल एजेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है G6PD डेफिशिएंसी। अगर किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर G6PD डेफिशिएंसी है तो ऐसी कंडीशन में प्रीमाक्विन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ऐसे कंडीशन में प्रीमाक्विन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंटी मलेरियल एजेंट से तो ऐसी कंडीशन में एंटी मलेरियल एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है एपिलेप्सी। अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है तो ऐसी कंडीशन में एंटी मलेरियल ड्रग जैसे कि मेफ्लोक्विन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटी मलेरियल एजेंट्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन्स दैट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर कॉल्ड एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन्स जिनका इस्तेमाल कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है,
ऐसे ही टाइप के ड्रग्स को एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स बोला जाता है। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स को एंटी कैंसर ड्रग्स भी बोला जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स 7 पेन पार्ट में क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहला है अल्कलाइटिंग एजेंट्स। अल्कलाइटिंग एजेंट्स अगेन 3 मेन पार्ट में क्लासीफाई होते हैं। इसके अंदर आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स और इसके एग्जाम्पल है मैक्लोरिथामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेल्फेलेन एंड क्लोराम्ब्यूसिल। इसके बाद है इथिलीन इमाइंस। इसके एग्जाम्पल है ट्राई इथिलीन मेलामाइन, ट्राई इथिलीन थायोफॉस्फोरामाइड। इसके बाद है अल्काइल सल्फोनेट्स। इसके एग्जाम्पल है ब्यूसल्फिन। इसके बाद आते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स अगेन 3 मेन पार्ट में क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहला है फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल है मिथोट्रेक्सेट। इसके बाद है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल है 6 मरकैप्टोप्यूरिन एंड अजाथायोप्रिन। इसके बाद है पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल है फ्लोरोयूरेसिल एंड सिटेराबिन। इसके बाद आते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसके एग्जाम्पल है रेडियो आयोडीन, रेडियो फॉस्फोरस एंड रेडियो गोल्ड। इसके बाद आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिन डी, रुबिडोमाइसिन, म्यूटोमाइसिन एंड ब्लियोमाइसिन। इसके बाद आते हैं हार्मोन्स एंड हार्मोनल एजेंट्स। इसके एग्जाम्पल है एंड्रोजेंस, इस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टिन्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके बाद है एंजाइम्स। एंजाइम्स के एग्जाम्पल है एल एस्पार्जिनेस। लास्ट है मिसिलीनियस एजेंट्स। मिसिलीनियस एजेंट्स अगेन 2 मेन पार्ट में क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहला है विनका अल्कोलाइड्स। विनका अल्कोलाइड्स के एग्जाम्पल है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड टैक्सोल। इसके बाद है अदर ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोक्स यूरिया एंड सिस्प्लेटिन। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम डोजेस ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड का नॉर्मल डोज होता है 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी, जिसको इंट्रावेनस रूट के जरिए हर 3 वीक्स में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट का नॉर्मल डोज होता है 15 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट या फिर इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है फ्लोरोयूरेसिल। फ्लोरोयूरेसिल का नॉर्मल डोज होता है 500 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी, जिसको इंट्रावेनस रूट के जरिए लिया जाता है। लास्ट है विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन का नॉर्मल डोज होता है 1.4 मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी, जिसको इंट्रावेनस रूट के जरिए वीक में एक बार लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फोमास एंड ल्यूकेमिया। साइक्लोफॉस्फामाइड का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फोमास एंड ल्यूकेमिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। मिथोट्रेक्सेट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑस्टियोसार्कोमा। मिथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑस्टियोसार्कोमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्लोरोयूरेसिल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड स्टमक कैंसर। फ्लोरोयूरेसिल का इस्तेमाल कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड स्टमक कैंसर्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। विनक्रिस्टिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया एंड हॉटकिन्स लिम्फोमा। विनक्रिस्टिन का इस्तेमाल ल्यूकेमिया एज वेल एज हॉटकिन्स लिम्फोमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस या फिर यूजेस ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिसीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ऐसे कंडीशन में काफ़ी सारे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके बाद है बोन मैरो सप्रेशन। अगर किसी पेशेंट को बोन मैरो सप्रेशन कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट से, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।